आज फिर से मुझे देखने के लिए कुछ लोग आए थे और हमेशा की तरह मुझे पसंद कर भी गए थे। मगर मुझे विश्वास था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी दादी ने शाम को लड़के वालों को फोन करके माफी मांग ली थी। यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि आखिर मेरी दादी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, क्यों नहीं होने देना चाहती है मेरी शादी। मुझे उनके प्यार पर कोई शक नहीं था, क्योंकि मेरी माँ के मरने के बाद एक दादी ही थी। यूं मानो कि वह सब कुछ मेरे लिए थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसलिए मैं कभी भी दादी के प्यार पर शक नहीं करना चाहती थी। मेरी सहेलियां अक्सर मुझसे कहा करती थी कि तुम अपने माँ के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी अगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देंगी तो, क्योंकि शायद उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। इस बड़ी दुनिया में तुम ही ये उनका एक ऐसा सहारा हो। अगर वह तुम्हारी शादी कर देंगी तो फिर वह अकेली रह जाएंगी, इसलिए वह तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती। मैं अपने दोस्तों की बात सुनकर हंस देती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि तुम सब समझ रही हो, मेरी दादी किसी बेरोजगार से मेरा रिश्ता नहीं करवाना चाहती। वह मेरे लिए कोई बहुत ही खास लड़का ढूंढना चाहती हैं। यह मैं सिर्फ अपने ही दोस्तों से नहीं, लेकिन खुद भी अपने आप से कहा करती थी जब मेरा रिश्ता पक्का नहीं होता था। लेकिन अब जब दादी हर रिश्ते के लिए मना करती थी तो मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस होता था और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि क्या मेरी सारी सहेलियां सही कहती थी। क्या सच में मेरी दादी मेरी शादी नहीं होने देना चाहती थी। आज जब पापा शाम को घर आए तो मेरी बुआ ने कहा कि आज जो लोग नीलू को देखने आए थे वह लोग आपको कैसे लगे। मेरी बुआ की बात सुनकर दादी कहने लगी, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। पता नहीं कहाँ से आ गए थे, बिल्कुल ही कंगाल लग रहे थे। मैं अपनी पोती का रिश्ता ऐसे लोग में बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैंने महसूस किया था कि पापा के माथे पर बल पड़ गई थी। साफ साफ जाहिर हो रही थी कि वह आज बहुत गुस्से में थे। मगर फिर भी अपने शब्दों को धीमा रखकर बोले, मम्मी आपको याद है ना, नीलू पूरे 22 साल की हो गई है। अभी तो उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन 1-2 साल और गुजर गए तो लोग हमारे घर में आना भी छोड़ देंगे। फिर आप कहाँ से इसके लिए अच्छे रिश्ते लाएंगी। दादी गुस्से से बोली, भले ही नीलू की माँ नहीं है, मगर मैंने उसे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं इसकी शादी नहीं करूंगी जहां मेरा दिल नहीं मानेगा। तब पापा ने कहा, अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा। दादी ने बहुत ही सरल शब्दों में कह दिया था कि अपनी पोती को घर बिठाकर रखूंगी। उसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे अपने साथ रख लूंगी। दादी की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि मेरे दोस्तों की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक थी। दादी मेरी शादी करना ही नहीं चाहती थी ताकि वह अकेली ना रह जाए। मुझे अफसोस बहुत हो रहा था कि क्या मैं उम्र भर यूं ही बैठी रहूंगी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादियां हो चुकी थीं। अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ की तस्वीर देखने लगी। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वह जिंदा होती तो मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता। इस बात को जब 3 दिन गुजर चुके थे तब दादी मेरे पास आई और कहने लगी, नीलू बेटा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने ना में सिर हिला दिया और कहा, नहीं दादी, मुझे अब तैयार नहीं होना है। आपको कौन सा लड़के वाले पसंद आते हैं जो मैं बेकार में तैयार होकर बैठ जाऊं। मुझे पता है कि आपको इस बार भी मना ही कर देना है। मेरी बात सुनकर मेरी दादी थोड़ी सी मुस्कुराई और कहने लगी, हो सकता है यह लोग बिल्कुल वैसे ही हों जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ। इसलिए तैयार हो जाओ और अपने दिल में मेरे लिए कोई भी बुरे ख्याल मत आने देना। दादी की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे विश्वास था कि इस बार भी दादी मना ही कर देंगी। मगर फिर भी दादी की खुशी की खातिर मैं तैयार होकर उन लोगों के सामने चली गई। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक आदमी आए थे। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुईं और कहने लगीं कि हमें तो नीलू बहुत ही पसंद है। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स से 500 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर शगुन के तौर पर रख दिए। मैं उस औरत की इतनी जल्दीबाजी देखकर दंग रह गई थी। मैंने दादी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे वह पैसे रख लेने का इशारा किया। मैं वह शगुन के पैसे लेकर किचन में आ गई और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। क्या सच में दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया था? यह सोचकर मुझे खुशी तो हो रही थी, लेकिन मैं दादी पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी।
वह किसी भी पल अपना फैसला बदल सकती थी। वह लोग वापस जा चुके थे और जब पापा शाम को घर लौटे तो दादी ने उन्हें गले लगा लिया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो रमेश, मैंने नीलू के लिए लड़का पसंद कर लिया है। पापा ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर कहने लगे, अच्छा मम्मी, यह तो बताएं कि उन लोगों में ऐसी कौन सी बात थी जो आप यह रिश्ते के लिए मान गई। दादी कहने लगी, वह लोग इस शहर के बहुत बड़े और अमीर लोग हैं। यह सुनकर तो पापा के चेहरे की रंग ही उड़ गई और उनकी आंखों में मैंने बेचैनी देखी थी। वह आशंका से बोले, मम्मी, मगर यह सब। इसके आगे पापा कुछ बोलते उसके पहले ही दादी ने पापा के मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, मुझे मालूम है कि मैंने क्या किया है। मुझे 100% विश्वास था कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा और देख लो, मेरी भविष्यवाणी सही साबित हुई। पापा ने ना में सिर हिला दिया और बोले, नहीं मम्मी, मैं अपनी बेटी की शादी वहां पर नहीं करूंगा जहां हमारा कोई जोड़ ही ना हो। ऐसे बेजोड़ के रिश्ते में हमेशा एक लड़की ही दबकर रह जाती है और सब कुछ उसे ही सहना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से पाला है, इसलिए नहीं पाला कि वह लोगों की बातें सुनती रहे। तब दादी कहने लगी, बस बस रमेश, अब तुम चुप ही रहोगे। मैंने नीलू का रिश्ता तय कर दिया है। बस मैंने उसे माँ बनकर पाला है तो मेरा इतना हक तो बनता है ना। पापा चुप तो हो गए थे मगर उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वह खुश नहीं थे। मैं भी यह सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या दादी ने मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि वह लोग बहुत अमीर थे। मेरी दादी तो बहुत ही संतोषजनक थी, हमेशा गरीबी में ही जिंदगी गुजारी थी, मगर कभी उफ तक नहीं किया था। लेकिन मेरे लिए जितने भी मिडिल क्लास के रिश्ते आए थे, दादी ने सबको ठुकरा दिया था। मगर आज ही जब एक अमीर घराने से रिश्ता आया तो उन्होंने फौरन हाँ कर दिया। रात हुई तो पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, नीलू, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। मैंने कहा, पापा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कर दिया तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे शादी आप दोनों की मर्जी से ही करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ सिर झुका दूंगी। पापा मुस्कुराने लगे और फिर बोले, लेकिन मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ और तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है। मैं सारी उम्र भी मेहनत मजदूरी करता रहूँगा तो भी उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकता और ना ही उनकी हैसियत के अनुसार दहेज दे सकता हूँ। उन लोगों का पूरे शहर में एक नाम है और एक रुतबा है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर उन लोगों के ताने ना सुनने पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे लोगों में ही हो, जो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने उनसे कहा कि पापा, यह तो बातें आप दादी से भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी। पापा ने मेरे लिए मेरे सिर पर हाथ फेरा और फिर कमरे से बाहर चले गए। मुझे नहीं पता था कि दादी और पापा में क्या बातें हुई और क्या नहीं, लेकिन पापा इस रिश्ते के लिए मान गए थे। मेरे ससुराल वालों ने कहा कि वह दहेज के नाम पर एक सुई भी नहीं लेंगे और शादी भी बहुत ही सादगी से करना चाहते हैं। पापा को तो इन बातों ने बहुत परेशान कर दिया था, मगर उन्होंने दादी की जिद पर हार मान ली थी। आखिरकार मेरी शादी हो ही गई और विदाई के समय दादी मेरे पास आई और कान में बोली, तुम बहुत ही बड़ी हवेली की बहू बनकर जा रही हो, तो थोड़ा होशियार रहना, उन लोगों में ठीक से घुल मिल जाना। मैं अपने दिल में 1000 उलझनें लेकर हवेली की बहू बनकर यहाँ आ गई थी। मुझे इस बात की फिक्र भी थी कि न जाने मेरा पति कैसा होगा। 4 की घड़ियां खत्म हो गईं जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति अंदर आए। वह मेरे पास आकर बेड पर बैठ गए और मुस्कुराकर कहने लगे, शादी बहुत बहुत मुबारक हो नीलू। मैंने नज़र उठाकर अपनी पति की तरफ देखा तो वह पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गए थे। वह बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट थे। मेरे पति अमित बहुत ही धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके बात करने के अंदाज में जैसे मिठाई घुली हुई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह बाकी अमीरों जैसे नहीं थे, जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा और नेचर में हमेशा घमंड भरा रहता है। मैंने तो सुना था कि यह अमीर लोग बहुत ही सख्त मिजाज के होते हैं, लेकिन अमित ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अमित ने मुझसे कहा, नीलू, मेरे घर में तुम्हें तरह तरह का चैलेंज का सामना करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा जीवन साथी एक अच्छा इंसान था। अगले दिन मैं तैयार होकर जब कमरे से बाहर आई तो हर कोई मेरी नज़रें उतार रहा था।
मेरे ससुराल में बहुत सारे लोग थे। जो भी मुझे देखता मेरे हाथ पर कुछ रुपए रख देता था। मैंने अमित से इस बारे में पूछा तो कहने लगे, हमारे यहाँ का रिवाज है, नई नवेली दुल्हन को हर कोई मुंह दिखाई का शगुन देता है। मैं बहुत सारे पैसे अपने पर्स में रखती जा रही थी। फिर एक अधेड़ उम्र की नौकरानी मेरे पास आई और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, छोटी मालकिन, मैं आपको क्या तोहफा दूं? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। तभी बाकी के और भी नौकरानियां आ गईं। सब की सब एक लाइन में खड़ी हो गईं और एक एक करके आगे बढ़ती गईं और मुझे अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ देती गईं। मैंने अपनी सास की तरफ देखा कि मुझे घर की नौकरानियों से कुछ लेना चाहिए या नहीं। मेरी सास ने मुझे भेंट लेने का इशारा किया और जब वह चली गई तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, नीलू बेटा, भेंट हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि भेंट में क्या है और कौन दे रहा है। तुमने यह भेंट लेकर बहुत अच्छा किया। इस तरह उनका दिल भी खुश हो गया कि घर की मालकिन को हमने भेंट दिया है और उसने स्वीकार कर ली। सास की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और जब मेरी सास बाहर निकल गई तब सबसे पहले वाली नौकरानी मेरे पास आकर बोली, छोटी मालकिन, मेरा नाम बिमला है। मैं आज तो आपको कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन आप मेरा नाम याद कर लें। मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूंगी कि आपकी जिंदगी बदलकर रह जाएगी। मैंने बिमला का हाथ थाम लिया और कहा, आपने मुझे सबसे अच्छा आशीर्वाद दे दिया है, वही मेरे लिए बहुत है। बेकार में खुद को परेशान मत करिए। मैं इतना कहकर अपने पति के साथ आगे बढ़ गई। इस हवेली में बहुत सारे लोग रहते थे। मेरे सास ससुर, उनके 3 भाई, उनकी औलाद और उनके बेटे और बहुएं, सब के सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे पति भी बहुत अच्छे थे। एक दिन बिमला सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, छोटी मालकिन, अगर आपको घर का कोई भी सदस्य आपसे आके कहे कि चलो तुम्हें हवेली का तहखाना दिखाता हूँ, तो उनकी बात बिल्कुल भी मत मानना और उनके साथ जाने की गलती मत करना। मैंने सवालिया नजरों से बिमला की तरफ देखा, लेकिन वह मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से बाहर निकल गई, जबकि मैं तो उसकी यह बात सुनकर दंग रह गई थी कि वह आखिर ऐसा क्यों कह रही थी। अब तो मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं बिमला से पूछकर ही रहूंगी कि उसने ऐसा क्यों कहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो। मैंने ना में सर हिला दिया और कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि अमित को पता चले कि बिमला ने मुझसे ऐसी कोई बात की है। खैर, मैं सारा दिन बिमला से बात करने का मौका तलाश करती रही, मगर वह आज तो मुझसे अकेले में मिली ही नहीं। कभी किचन में दूसरे नौकरों के साथ मिलकर काम कर रही होती, तो कभी बाहर हॉल में सबके सामने सफाई कर रही होती। रात के 9 बज चुके थे। मैंने मौका तलाश करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह मुझे अकेली नहीं मिली थी। मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैंने सोच लिया था कि कल सुबह मैं बिमला को किसी भी बहाने अपने कमरे में बुला लूंगी और उससे पूछूंगी कि उसने मुझे यह सब क्यों कहा था। सुबह जब मैं अमित नाश्ते के लिए कमरे से बाहर निकले तो बिमला हॉल में ही खड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और कहा, बिमला, मेरा नाश्ता खत्म होने के बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। मुझे तुमसे कमरे की अच्छे से सफाई करवानी है। और उसने हाँ में सिर हिला दिया। हम सब ने बहुत ही अच्छे माहौल में एक साथ बैठ के नाश्ता किया और जब मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने कहा, नीलू, टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सब के सब उठाकर किचन में रख दो। मैंने संदेह की नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा तो वह कहने लगी, इस तरह क्यों देख रही हो? अभी तो मैंने तुमसे यह नहीं कहा है कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू भी तो साबित करना है। अमित ने तुरंत ही कहा, मम्मी, दूसरी भाभियों को तो मैंने घर के काम करते हुए कभी नहीं देखा, तो फिर मेरी पत्नी घर के काम क्यों करेगी? मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और वह कहने लगी, तुम्हारी भाभियां बहुत ही अच्छे घरों से आई हैं, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी पत्नी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है। मैंने अजीब नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा क्योंकि मुझे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी उनसे। उन्होंने सब घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। मैं टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने चली गई और जब मैं इस काम से फ्री हुई तो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बिमला भी आ गई थी और आज उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वो लिफाफा मुझे थमा दिया और कहा, छोटी मालकिन, मैंने आपसे कहा था ना
कि आपको मुँह दिखाई का तोहफ़ा ज़रूर दूँगी। यह रहा मेरी तरफ से एक छोटा-सा तोहफ़ा। अभी तो मैं उस लिफ़ाफ़े को उलट-पुलट कर ही देख रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास बहुत ही तेज़ी से मेरे कमरे में आ गई। और जब मेरी सास ने मेरे हाथ में बिमला का दिया हुआ लिफ़ाफ़ा देखा, तो उन्होंने डर के मारे मेरे हाथ से वो लिफ़ाफ़ा ले लिया और कहने लगी, "यह पैसे मैं गरीबों में बाँट दूँगी।" फिर बिमला की तरफ देखा और उससे पूछा कि, "इस लिफ़ाफ़े में पैसे ही है ना बिमला?" बिमला बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसने कहा, "जी बड़ी मेम साहब, पैसे ही हैं।" इतनी देर में अमित भी कमरे में आ गए थे। मेरी सास ने तुरंत ही मेरे पति को इशारा किया कि वह जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले जाए। वह सब इतनी जल्दी में हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई और अगले दिन वह नौकरानी बिमला भी गायब हो गई। मेरी सास ने यह बात दोपहर के खाने पर बताई थी कि बिमला कुछ दिन के लिए छुट्टी पर अपने गांव गई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मुझे संभालनी होगी। मैंने हैरानी भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा कि बिमला को भी अभी ही जाना था अपने गांव। मुझ पर घर के इतने काम आ पड़े थे कि मैंने बिमला की इस तरह से अचानक से गायब हो जाने को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी, क्योंकि घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थी, जबकि मुझे नौकरों के साथ किचन में काम करना पड़ता था। घर में बहुत सारे लोग थे, तो काम भी बहुत होता था और इतना काम करने की मुझे आदत भी नहीं थी। दादी ने तो मुझे राजकुमारी बनाकर रखा था। अब मुझे दादी से भी बहुत शिकायत थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों कर दी, जिनकी हैसियत हमसे लाख गुना अच्छी थी। अगर मेरी शादी अपने जैसे लोगों में की गई होती, तो आज मुझे यह सब सहना नहीं पड़ता। सारी बातें सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि तभी अमित कमरे में आ गए और मेरा उदास चेहरा देखकर वह खुद भी उदास हो गए और कहने लगे, "नीलू, मैं जानता हूँ कि तुम पर काम का ज़्यादा बोझ पड़ गया है और तुम इस वजह से खुश नहीं हो। मैंने मम्मी से इस बारे में बात की थी, मगर वह कहने लगी कि मैं अपनी बहू को इस घर की रानी बनाकर रखूंगी। बस मुझे कुछ दिन उसका इम्तिहान लेने दो। नीलू, तुम मम्मी की इकलौती बेटे की पत्नी हो। वह तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगी। वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं ताकि देख सकें कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो।" मैं अमित की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी उनकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दी। यूं ही घर के काम करते करते 2 हफ्ते गुजर चुके थे और मुझे पता भी नहीं चला कि एक दिन अमित ने मेरा हाथ पकड़कर यह कहा कि तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है। मैंने उनसे कहा, "अमित, मैं क्या करूं? मुझ पर मेरी हिम्मत से भी ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है।" अमित ने कहा, "आज तुम घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। आज तुम्हारा सारा समय सिर्फ मेरे लिए होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा और घुमाऊंगा।" मैं हंस दी और बोली कि क्या तुम्हें इस बात की अनुमति मिल जाएगी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं हैरान तो तब हुई जब अमित मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पर खाना खिलाया और फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी ले गए। मैं कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान पर गई। तब अमित ने कहा कि तुम इधर ही बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और जब मैं कपड़े देख रही थी, तब किसी ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर बुलाया। मैं तो उसे देखकर उसकी तरफ चली गई थी, क्योंकि मेरे सामने हमारी नौकरानी बिमला खड़ी थी। वह मुझसे कहने लगी कि किसी भी तरह वह लिफाफा खोलकर देख तो लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वह वहां से गायब हो गई। मैं हैरान परेशान सी बैठ गई और सोचने लगी कि बिमला तो इसी शहर में है, तो फिर मेरी सास ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वह अपने गांव चली गई है? और यह बिमला बार बार मुझे यह क्यों बताती है कि मेरी जान को खतरा है? जरूर कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वो लिफाफा हर हाल में ढूंढकर ही रहूंगी और उसे देखकर ही रहूंगी। जैसे ही अमित आए तो मैंने उनसे घर चलने को कहा। वह भी हैरान हो गए और कहने लगे कि पहले कपड़े तो खरीद लो, फिर चले जाएंगे। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया और कहा, मुझे अभी घर जाना है, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अमित ने मेरी बात मान ली और मैं वापस घर आ गई। सफाई करने के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा और मेरे पूरे शरीर में दर्द भी होने लगा था। थकान की वजह से मैं थककर चूर हो चुकी थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर बहुत कोशिशों के बाद मुझे वो लिफाफा मेरी सास के बेड के गद्दे के नीचे से मिल गया। मैं उस लिफाफे को छुपाकर अपने कमरे में ले आई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मैंने जैसे ही लिफाफा खोला तो मेरे सिर पर तो आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उस लिफाफे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी
जिन्होंने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उस लिफाफे में मेरे पापा और नौकरानी बिमला की शादी की कुछ तस्वीरें थी, जिसे देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या बिमला मेरी माँ है? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है? मैंने जल्दी जल्दी बाकी सारी चीज़ों को भी देखना शुरू कर दिया। उस लिफाफे में बिमला और मेरे पापा की शादी के कुछ पेपर्स भी थे, जिनमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पापा की शादी बिमला से हुई थी। लेकिन जब मेरी नज़र उस एक लाइन पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, जहां पर बिमला के पिता का नाम लिखा हुआ था, राजवीर सिन्हा। राजवीर सिन्हा तो अमित के दादा का नाम था। तो क्या बिमला उनकी बुआ थी? और अगर बिमला अमित की बुआ हैं और मेरी माँ थी, तो फिर इसका मतलब साफ था कि मेरे पति अमित मेरे मामा के लड़के थे। मेरे सिर पर तो आसमान गिर पड़ा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अमित अंदर कमरे में आ गए। मुझे इस तरह हैरान बैठे देखकर वह भी बेचैन हो गए थे। अमित मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है नीलू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उनसे कहा, अमित, यह सब क्या है और आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? क्या आपको सच्चाई का पता नहीं था कि आप मेरे मामा के बेटे हैं? यह सुनते ही अमित गुस्से से मेरी ओर देखने लगे और कहा, नीलू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने सारे पेपर्स अमित के सामने रख दिए। सारे पेपर्स देखने के बाद अमित की भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। देर बाद अमित ने मुझे समझाया, नीलू, तुम परेशान मत हो, मैं सारी सच्चाई जानकर रहूंगा। लेकिन सच्चाई जानने से पहले हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। अमित ने मुझे बहुत देर तक समझाया और उनके बहुत समझाने के बाद मैं मान गई थी। मुझे तसल्ली हो गई थी कि अमित मेरे साथ थे। शाम के लगभग 8 बजे मेरा दरवाज़ा खुला और जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी। मेरी सास मुझे कहने लगी, चलो बहू, तुम्हें इस हवेली का तहखाना भी दिखा दूं। वैसे तो तुम घर के चप्पे चप्पे को जान चुकी हो, लेकिन मैंने सोचा कि आज हवेली का तहखाना भी तुम्हें दिखा दूं। मेरे दिमाग में अचानक खतरे की घंटियां बजने लगी। अब मुझे बिमला की तहखाने वाली बात याद आने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप चलें, मैं आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और अमित को मैसेज कर दिया कि आपकी माँ मुझे तहखाना दिखाने ले जा रही हैं। अगर मैं आपको घर में ना दिखूं तो आप मुझे तहखाने में आकर ढूंढना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अमित को मैसेज करके मैं जल्दी से बाहर निकल गई और मेरी सास मुझे नीचे तहखाने में ले गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास ने मुझे एक कमरे की तरफ धक्का दिया और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन मैं डर के मारे थर-थर काँप रही थी। समय यूं ही गुजरता जा रहा था और अंधेरा भी और गहरा होता जा रहा था। बहुत देर बाद किसी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा तो सामने अमित खड़े थे और उनको देखकर मेरी जान में जान आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ हवेली में ले गए। हॉल में सब लोग बैठे चाय पी रहे थे। तभी सबके सामने अमित ने कहा, मम्मी, मेरी पत्नी नीचे तहखाने में बंद थी, उसको वहाँ किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि नीलू घर से भाग गई है अपने आशिक के साथ। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अमित की बात सुनकर मेरी सास बहुत घबरा गई और कहने लगी, यह लड़की तो भागने ही वाली थी। मुझे उसके प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए मैंने बदनामी के डर से इसे तहखाने में बंद कर दिया। अपनी माँ की बात सुनकर अमित और भी गुस्से से जोर से चिल्लाए और कहा, झूठ बोल रही हैं आप। तब मेरे ससुर आगे बढ़े और बोले कि ऐसा करने के लिए मैंने ही तुम्हारी माँ से कहा था कि जाकर नीलू को तहखाने में बंद कर दो। आज मैं तुमको इसकी वजह भी बता देता हूँ कि हम नीलू की जान क्यों लेना चाहते थे। नीलू बिमला की बेटी है, लेकिन बिमला हमारी सगी बहन नहीं थी, मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी थी। बिमला के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे, तो पिताजी बिमला को अपने साथ ले आए थे। 3 भाई थे और हमारी कोई बहन नहीं थी। बिमला के आने से हम भी खुश हो गए थे, लेकिन उस समय से हमें बिमला से नफरत हो गई जब पिताजी ने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा बिमला के नाम कर दिया। हम तीनों भाई नहीं चाहते थे कि हमारी जायदाद घर से बाहर जाए और फिर धीरे धीरे हम तीनों भाई बिमला से नफरत करने लगे थे। फिर बिमला ने सोने पर सुहागा किया कि उसने घर के नौकर से ही भागकर शादी कर ली, लेकिन उसके बाद भी पिताजी ने बिमला का हिस्सा वापस हमारे नाम पर नहीं किया और कहने लगे कि वह बिमला का निजी जिंदगी है, वह जिसके साथ चाहे शादी कर सकती है। तब तो हम तीनों भाई का खून का घूंट पीकर रह गए थे। लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमने बिमला को तलाश करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद ही हमें बिमला मिल भी गई।
बिमला के पति की गैर मौजूदगी में हम उसके घर पहुंचे और बिमला के पति को बताए बगैर ही हम उसे जबरदस्ती अपने घर ले आए और अपनी हवेली में नौकरानी बना दिया। बाद में पता चला कि बिमला की एक बेटी भी है और बिमला ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पर कर दी है। उसने अपनी वसीयत में पहले ही लिख रखा था कि जब तक मेरी बेटी 22 साल की नहीं हो जाती तब तक वह जायदाद किसी के नाम पर नहीं की जा सकती। जब बिमला की बेटी नीलू 22 की हो गई है तब वह खुद अपनी मर्जी से वह जायदाद किसी के भी नाम पर कर सकती है। लेकिन अगर किसी भी हालात में नीलू की अचानक मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में जायदाद वापस बिमला के नाम पर आ जाती है और फिर वह बिमला से जबरदस्ती वह जायदाद अपने नाम पर करवा लेते। इसलिए हमने बिमला की बेटी का पता लगाया और तुम्हारी शादी बिमला की बेटी के साथ करा दी। अब नीलू 22 की हो चुकी है तो मैंने, तुम्हारी माँ ने अब और तुम्हारे ताऊ जी ने और चाचा ने सबने यह मिलकर प्लान बनाया था कि हम नीलू को तहखाने में बंद कर देंगे और वो वहीं घुट घुट कर मर जाएगी और फिर सारी जायदाद बिमला के नाम पर आने के बाद हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन हमें डर था कि कहीं बिमला अपनी बेटी को सारी सच्चाई न बता दे, इसलिए बिमला को इस हवेली से निकाल कर दूसरी हवेली में भिजवा दिया गया और आज नीलू को तहखाने में बंद कर दिया। अपने ससुर से अपनी सारी बातें सुनकर मैं बहुत ही डर गई थी, जबकि अमित गुस्से से चिल्लाने लगे थे। शर्म आती है मुझे आप लोगों को अपने माँ बाप कहते हुए। आप जायदाद की लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि सारे रिश्तों को ही दांव पर लगा दिया। भले ही बिमला आपकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन दादाजी ने तो उन्हें सगी बेटी बनाकर ही पाला था। कम से कम उस रिश्ते का ही लिहाज कर लेते। आज से मैं आप लोगों को अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। यह कहकर अमित ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरी हवेली जाकर मेरी माँ को साथ लिया और फिर हम सब अपने घर आ गए। मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। तब दादी बोली, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से क्यों इनकार करती थी, क्योंकि मुझे अपनी बहू बिमला को बचाना था और यह काम मेरी नीलू ही कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि बिमला ने अपनी सारी जायदाद नीलू के नाम पर कर दी है और एक न एक दिन बिमला के वह लालची भाई बिमला को ढूंढते हुए जरूर आएंगे। और वैसा ही हुआ। वह बिमला को यहाँ से लेकर तो चले गए थे, लेकिन बिमला को उन्होंने कैद कर लिया था। मुझे यह भी विश्वास था कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि सारी जायदाद तो नीलू के नाम पर है, तो वो लोग कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि वह जायदाद उनके नाम पर हो जाए। और मैं उनके उठने वाले उसी कदम का इंतजार कर रही थी। लेकिन इससे पहले मैं नीलू की शादी कहीं नहीं करवाना चाहती थी। और फिर जैसा मैंने सोचा था, वो लोग खुद ही नीलू का रिश्ता लेकर आ गए। मैं जानती थी कि उनकी तरफ से यह शादी सिर्फ एक दिखावा है। वो तो सिर्फ नीलू की जायदाद लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी बिमला को बचाने के लिए मैंने ऐसा अपने दिल पर पत्थर रखकर किया। मेरी नीलू की शादी अमित से करा दी। हे भगवान, यह दादी भी ना, उनको यह कौन बताता कि बहू को ढूंढते ढूंढते वह अपनी पोती से भी हाथ धोने वाली थी। शायद भगवान ने जो भी किया अच्छा ही किया था। अमित ने अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर लिया था और अब हम सबके साथ घर में खुशी खुशी रहते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप हमारे चैनल स्टोरी विद वीरू पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।